प्रतिज्ञा कंप्यूटर सेंटर की पहली यूट्यूब वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स यानी कि ट्रिपल सी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले प्रथम यूनिट यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर या कहें कि कंप्यूटर का परिचय, इसके अंतर्गत कंप्यूटर का परिचय पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर की परिभाषा को पढ़ने वाले हैं, मूलभूत कंप्यूटर की शब्दावली को यानी कि कंप्यूटर के बेसिक टर्म्स को पढ़ने वाले हैं, पर्सनल कंप्यूटर के बारे में जानने वाले हैं और साथ ही कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है कंप्यूटर का परिचय। एक प्रकार से तो हम इससे पहले से ही परिचित हैं, मोबाइल फ़ोन के रूप में, लैपटॉप के रूप में और कई अन्य तरीकों के रूप में भी हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। फिर भी एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि हमें उस भाषा का ज्ञान हो जाए जिससे कि हम कंप्यूटर का परिचय लिख पाएँ या बता पाएँ। तो आइए देखते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को इनपुट के रूप में प्राप्त करता है, उस पर प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस करता है और परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। अब एक उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए आपके पास में एक पेपर है जिसे आप स्कैन करना चाहते हैं। आप स्कैनर में उस पेपर को रखेंगे, आप उसे स्कैन करेंगे। स्कैनर के द्वारा उस पेपर को स्कैन किया जाना और कंप्यूटर को भेजा जाना, यह इनपुट है। उस डेटा का यह इनपुट है। कंप्यूटर पर उसका प्रोसेस करना, मान लीजिए आपके पास में सॉफ्टवेयर है, फ़ोटोशॉप या कोई और सॉफ्टवेयर है, आप उसके कलर को बदल रहे हैं, आप उसकी साइज़ को बदल रहे हैं, आपको जो भी रिज़ल्ट चाहिए आप उस पर प्रोसेस करवा रहे हैं एक प्रोग्राम से, जो कि एडोब फ़ोटोशॉप है या कोई और प्रोग्राम है। तो कंप्यूटर उस पर प्रोसेस कर रहा है उस प्रोग्राम की मदद से, उस प्रोग्राम की सहायता से, और परिणाम को आउटपुट के रूप में हमें देता है, हमें इमेज देता है। अगर आप हार्ड कॉपी चाहते हैं आप प्रिंट करवाते हैं, अगर आप सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं आप इमेज को लेते हैं। तो ये दो प्रकार हो गए आउटपुट के। तो हमारी जो परिभाषा है वो सिंपल है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इनपुट के रूप में प्राप्त करता है, उस पर प्रक्रिया करता है और परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। अब कंप्यूटर गणना भी करता है, डेटा संग्रहण भी करता है यानी स्टोर भी कर सकता है, पुनर्प्राप्ति यानी उसे दोबारा पा भी सकता है, डिलीट होने पर वापस भी कर सकता है और विभिन्न कार्यों को स्वचालित रूप से करने की क्षमता रखता है। स्वचालन का मतलब कई चीज़ों को ऑटोमेटिकली कर सकता है। मान लीजिए एक्सेल शीट आप बना रहे हैं, आपको 1 2 3 4 हर बार नहीं लिखना है, वो चीज़ें ऑटोमेटिक हो सकती हैं। आपको संडे मंडे ट्यूसडे पूरा नहीं लिखना है, वो चीज़ें वो ऑटोमेटिक कर सकता है। तो कुछ चीज़ें तो वो स्वचालित रूप से कर सकता है। खैर आज के समय में बहुत सारी चीज़ें स्वचालित रूप से कर सकता है। तो वही कहा जा रहा है कि ये गणना भी करता है, डेटा संग्रहण भी कर सकता है, पुनर्प्राप्ति भी कर सकता है और स्वचालित रूप से काम करने की क्षमता भी रखता है। अब कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन शब्द से हुई है, कंप्यूटेर या कंप्यूटारे। कंप्यूटेर ज़्यादा सार्वभौमिक लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। कंप्यूटेर से हुई है जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कंप्यूटेर से हुई है जिसका अर्थ है गणना करना। इसीलिए कंप्यूटर को हम संगणक भी कहते हैं, हिंदी में उसको संगणक कहते हैं क्योंकि इसका जो लैटिन शब्द है जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है उसका अर्थ ही है गणना करना। कंप्यूटर शब्द इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को संदर्भित करता है जो डेटा को इनपुट के रूप में लेते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और आउटपुट के रूप में परिणाम प्रदान करते हैं। अब ये यहाँ पे थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि कंप्यूटर का मतलब आप सिर्फ ये मत समझिए कि कीबोर्ड है, मॉनिटर है, सीपीयू है, माउस है तभी कंप्यूटर है। ऐसा नहीं है। ऐसी हर एक डिवाइस, ऐसा हर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो इनपुट लेता हो, डेटा को इनपुट के रूप में ले रहा है, उस पर कुछ प्रोसेस कर रहा है और आउटपुट के रूप में हमें परिणाम प्रदान कर रहा है, वो कंप्यूटर है। हमने बस अलग अलग उसे नाम दे दिया है उसके यूज़ के हिसाब से। मोबाइल फ़ोन हम कहीं भी ले जा सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, तमाम तरीके की चीज़ें कर सकते हैं, इसलिए उसका नाम मोबाइल फ़ोन है, इसीलिए हम उसको मोबाइल कहते हैं, है वो भी कंप्यूटर ही। लैपटॉप है, हम उसे गोद में रख कर के चला सकते हैं, इसलिए हम उसे लैपटॉप कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर है, हम उसे लेकर के घूम नहीं सकते, इसलिए वो पर्सनल है, हम उसको पर्सनली ही यूज़ कर पाते हैं। हम उसे एक जगह पर स्थापित करते हैं। सीपीयू है, मॉनिटर है, हम उसे लेकर के घूम नहीं सकते, इसलिए उसका नाम पर्सनल कंप्यूटर पड़ गया। तो अलग अलग मशीनों का हमने अलग अलग यूज़ के हिसाब से अलग अलग नाम दे दिया है, लेकिन जो भी डिवाइस अगर डेटा को इनपुट के तौर पर ले रही है, उस पर प्रोसेस कर रही है और आउटपुट दे रही है तो वो कंप्यूटर है। ये आप याद रखिएगा, आप ये अच्छे से समझिएगा। अब आपको कंप्यूटर का पूरा नाम भी बताया जा रहा है।
कंप्यूटर का पूरा नाम कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च है। यानी कि कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, आमतौर पर संचालित मशीन, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन आमतौर पर संचालित मशीन, पर्पसली यूज्ड फॉर विशेष रूप से प्रयुक्त टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, कहाँ पर प्रयुक्त? तकनीकी और शैक्षणिक रिसर्च में या खोज या अनुसंधान में प्रयुक्त। तो यहाँ पर कहा जा रहा है विशेष रूप से या आमतौर पर संचालित मशीन, विशेष रूप से जिसका प्रयोग तकनीकी और शैक्षणिक खोज के लिए होता है, उसे कंप्यूटर कहते हैं। AICTE द्वारा इसकी परिभाषा भी दी गई है। अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक परिभाषा की ज़रूरत पड़ती है जो किसी संस्था द्वारा दे दी गई है, तो AICTE द्वारा दी गई परिभाषा भी आप देख सकते हैं। कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन है। यह इनपुट के रूप में डेटा लेता है, प्रदान किए गए निर्देशों के अनुसार उस पर प्रक्रिया करता है और परिणाम को आउटपुट के रूप में देता है। अब हम आगे के टॉपिक पर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मूलभूत कंप्यूटर शब्दावली, यानी कि बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी या बेसिक कंप्यूटर टर्म्स। पहला है डेटा या फिर कहें डाटा। डेटा या डाटा आप दोनों बोल सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। डेटा तथ्य और आंकड़ों का संग्रह है जो बिना किसी संदर्भ के दिए गए होते हैं। यह संख्याएं, शब्द, चित्र या अन्य प्रकार की जानकारी हो सकती है। डेटा हमेशा अनप्रोसेस्ड और रॉ होता है, यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए आपके पास में ढेर सारा इमेज है पर उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि ये किस चीज़ का इमेज है, ये किस चीज़ का इमेज है, ये किस चीज़ का इमेज है। आपको उसे कैटेगराइज करना है, उसको आपको ना कैटेगराइज करना है, वो पहले से कैटेगराइज्ड है नहीं। आपको मान लीजिए उसमें एडिटिंग भी करनी है, एडिटिंग भी नहीं हुई है, तो ऐसे इमेजेस का कलेक्शन हो गया। वो जो है आपका संग्रह, वो कलेक्शन, वो डेटा कहलाएगा जिस पे काम नहीं किया गया है। आपने उसको नाम नहीं दिया है, आपने उसको कैटेगराइज नहीं किया है, आपने उसमें चेंजेस नहीं किए हैं, तो वो जो है आपका डेटा है, क्योंकि वो रॉ है, वो अनप्रोसेस्ड है, उस पर कोई काम नहीं किया गया है। ऐसी चीज़ें डेटा कहलाती हैं, ऐसे कलेक्शंस डेटा कहलाते हैं जिनमें कोई काम नहीं किया गया हो। अब इसके बाद आता है इनपुट। इनपुट वह डाटा या जानकारी है जो उपयोगकर्ता इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि के माध्यम से कंप्यूटर को देता है। आप कीबोर्ड से कुछ भी लिख रहे हैं, ABCD, आप स्कैनर से कोई इमेज स्कैन कर रहे हैं हार्ड कॉपी, उसका आपको सॉफ्ट कॉपी मिल रहा है कंप्यूटर में। तो ये जो आप डेटा दे रहे हैं कंप्यूटर को इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से, आपने ABC दिया, आपने एक इमेज दी, ये आपका इनपुट कहलाता है। इसके बाद आता है प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण। प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंप्यूटर डेटा और क्रियाओं के अनुक्रम को लेकर इनपुट को उपयोगी जानकारी में परिवर्तित करता है। हमारे पास रॉ मटेरियल था, हमारे पास इनपुट था, रॉ मटेरियल था या हमारे पास इनपुट था। कंप्यूटर क्या करेगा, कुछ एक्शंस का जो है सीक्वेंस लेगा, कुछ क्रियाओं का अनुक्रम लेगा। आपका डेटा तो लेगा ही, कुछ क्रियाओं का या सीक्वेंस मतलब एक्शंस का सीक्वेंस डेटा लेगा, उस पर कुछ एक्शंस का सीक्वेंस लगाएगा, क्रियाओं का अनुक्रम करेगा और इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदल देगा। तो ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा, डेटा को ले करके उस पर एक्शंस करना और उसे जानकारी में, उपयोगी जानकारी में वो भी बदलना, ये जो चीज़ है वो पूरा प्रोसेस जो है आपका प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला टर्म है जानकारी, यानी कि इंफॉर्मेशन। सुव्यवस्थित, सुसंगठित और संसाधित डेटा जो कि एक विशेष संदर्भ में अर्थपूर्ण हो, जानकारी कहलाता है। सुव्यवस्थित का मतलब क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड, जो अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया हो। सुसंगठित का मतलब क्या है, वेल स्ट्रक्चर्ड, जो अच्छे से स्ट्रक्चर्ड हो, जिसका अच्छा खासा स्ट्रक्चर दिया गया हो। और संसाधित यानी कि जिस पर प्रोसेस किया जा चुका हो, जो प्रोसेस्ड हो। ऐसा डेटा जो कि किसी एक विशेष संदर्भ में, एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में मीनिंगफुल होता है, अर्थपूर्ण होता है, वो जानकारी कहलाता है।
हमारा अगला टर्म है निर्देश। कंप्यूटर लैंग्वेज में उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर को दिया गया कमांड ही इंस्ट्रक्शन कहलाता है। यानी कि कंप्यूटर की भाषा में जब आप कंप्यूटर को कुछ कमांड देते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन कहलाता है। आगे है प्रोग्राम। प्रोग्राम निर्देशों का एक सेट होता है जो कंप्यूटर को कोई विशेष कार्य करने के लिए बताता है। मान लीजिए आपके पास में एक इमेज है, आपको उसका कलर चेंज करना है, आप फ़ोटोशॉप में जाएंगे। फ़ोटोशॉप क्या है? एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या है? कई सारे इंस्ट्रक्शंस का, कई सारे निर्देशों का एक सेट होता है। फ़ोटोशॉप में कई सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और हर बार जब आप किसी फंक्शन का यूज़ करते हैं, किसी ऑप्शन का यूज़ करते हैं, तो एक निर्देश कंप्यूटर को जाता है। तो प्रोग्राम आखिर में करता क्या है? वो निर्देशों का सेट है। किसके लिए? कंप्यूटर के लिए, जो कि बताता है कंप्यूटर को कोई विशेष कार्य करने के लिए। तो इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। प्रोग्राम निर्देशों का एक सेट होता है जो कंप्यूटर को कोई विशेष कार्य करने के लिए बताता है। इसके बाद आता है आउटपुट। कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो परिणाम देता है वो आउटपुट कहलाता है। हमने जो भी डेटा दिया है उस पर कंप्यूटर प्रोसेस करेगा और हमें आउटपुट देगा। तो कंप्यूटर डेटा लेता है, उस पर प्रोसेस करता है, उसका एक परिणाम निकलता है जो हमें प्राप्त होता है, वही परिणाम आउटपुट कहलाता है। अब आते हैं पर्सनल कंप्यूटर पर। पर्सनल कंप्यूटर कई अवयवों से मिलकर बन सकता है, कई सारी डिवाइसेस से मिलकर बन सकता है। इसमें जो सबसे बेसिक जो हमें दिख सकता है वो ये है कि हमें मॉनिटर दिख सकता है, हमें सीपीयू दिख सकता है, हमें प्रिंटर दिख सकता है, हमें माइक्रोफोन दिख सकता है, हमें माउस भी दिख सकता है, हमें कीबोर्ड दिख सकता है, हमें स्कैनर दिख सकता है, हमें एक्चुअली फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिख सकता है, हमें कैमरा भी दिख सकता है दरअसल, और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो दिख सकती हैं पर्सनल कंप्यूटर के साथ में। ये बस एक छोटा सा बेसिक ओवरव्यू है जो बहुत ही आम तौर पर अवेलेबल होता है, आम तौर पर दिख जाता है। तो ये एक पर्सनल कंप्यूटर है, उसका एक बेसिक ओवरव्यू है और इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है। अब हम आते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों पर। कंप्यूटर आज के समय में जैसा हमें दिखता है वैसा बनने में इसको समय लगा और हमने उसी समय को 5 पीढ़ियों में बांट दिया है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का समय काल था 1940 से 1956। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का समय काल 1956 से 1963। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का समय काल 1964 से 1971। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का समय काल 1972 से 2010 और 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का समय काल 2010 से लेकर के अब तक। पहली पीढ़ी में जो हमें स्पीड मिलती थी वो मिलती थी 0.1 से 1 मिली सेकेंड। उसके बाद हमें स्पीड मिली 10 माइक्रो सेकेंड दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर्स में। उसके बाद हमें तीसरे जनरेशन के कंप्यूटर्स में 1 माइक्रो सेकेंड और उसके बाद चौथे जनरेशन के कंप्यूटर में हमें 1 नैनो सेकेंड की प्राप्ति हुई स्पीड की और 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर्स में हमें 1 पिको सेकेंड स्पीड की प्राप्ति हुई। अगर हम स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मैग्नेटिक टेप्स का प्रयोग किया गया और मैग्नेटिक ड्रम्स का प्रयोग किया गया। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया गया और मैग्नेटिक टेप और डिस्क का प्रयोग किया गया। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में लार्ज मैग्नेटिक कोर का और मैग्नेटिक टेप और डिस्क का प्रयोग किया गया। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में सेमीकंडक्टर की उपलब्धता हो गई थी तो सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया गया और 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर में एसएसडी का प्रयोग होता है, क्लाउड का भी प्रयोग होता है, क्लाउड स्टोरेज का प्रयोग होता है। अगर हम मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात करें जो यूज़ किए गए या सबसे जो रेवोल्यूशनरी था तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया। दूसरी पीढ़ी में इसी प्रकार ट्रांजिस्टर की उपलब्धता हो गई थी तो ट्रांजिस्टर्स पर स्विच किया गया दूसरी पीढ़ी में। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो आईसी आपकी होती है उसका प्रयोग किया गया। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुआ जिसे एलएसआई कहते हैं या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुआ जिसे वीएलएसआई कहते हैं। और 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हुआ
अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुआ, ULSI हुआ, और क्वांटम कंप्यूटिंग तक बात चली गई। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो पहली पीढ़ी में बैच प्रोसेसिंग का प्रयोग हुआ, दूसरी पीढ़ी में टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग का प्रयोग हुआ, तीसरी पीढ़ी में रियल टाइम सिस्टम का प्रयोग हुआ, चौथी पीढ़ी में GUI बेस्ड और मल्टीटास्किंग का प्रयोग हुआ, और पांचवी पीढ़ी में तो AI जो है उपलब्ध हो गई थी, तो AI का इंटीग्रेशन भी हो गया और क्लाउड बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी होने लगी, तो इसका भी प्रयोग हो गया पांचवी जनरेशन में। इसके बाद आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करते थे, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग करते थे, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C, बेसिक, कॉबल आदि का प्रयोग करते थे। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रयोग करते थे जैसे पास्कल, कॉबल, 74, फोर्ट्रॉ, IV आदि। इसके बाद पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स की बात आती है, तो AI असिस्टेड कोडिंग वो करने लग गए और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करने लग गए, क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज उन्हें समझ में आती है ह्यूमंस की। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या खूबियाँ हो सकती हैं। पहला पीढ़ी का कंप्यूटर साइज में बहुत बड़ा होता था, पावर का कंजप्शन ज़्यादा होता था और इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं था। साथ ही दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर उससे छोटा था, उससे ज़्यादा रिलायबल था और हीट जो था, मतलब कि जो ऊष्मा का उत्पादन है वो कम करता था ये, और पोर्टेबल भी था। जबकि तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर जो है वो और भी ज़्यादा छोटा था, और भी ज़्यादा रिलायबल और भी ज़्यादा लोअर कॉस्ट में बनने वाला था, और यहाँ तक कि इसकी स्पीड भी पिछले पीढ़ी के कंप्यूटर से, यानी कि पहली पीढ़ी और दूसरी वाली से, इससे तेज होती थी। आगे आता है चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर्स का प्रयोग हो गया, और इसका प्रयोग हुआ पर्सनल कंप्यूटर्स के रूप में, और ये चीपेस्ट था, मतलब कि बहुत सस्ते में मिलता था, और ये पोर्टेबल भी था, तो ये इसकी खूबी हो गई। इसके अलावा पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर में आपको AI इंटीग्रेशन मिल सकता है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। आपको क्वांटम कंप्यूटिंग भी मिल जाती है, ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, और स्पीड इसकी फास्टेस्ट है, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक पांचवी पीढ़ी की ये भी है। अब आगे आते हैं। आगे है एप्लीकेशंस। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें, इसका हम प्रयोग कहाँ पे कर सकते हैं, उस चीज़ की बात हो रही है। साइंटिफिक कैलकुलेशंस में पहली पीढ़ी का कंप्यूटर साइंटिफिक कैलकुलेशंस में, वैज्ञानिक गणनाओं में यूज़ होता था, मिलिट्री में यूज़ होता था, बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग, बिजनेस के डेटा की प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता था, स्पेस एक्सप्लोरेशन, आपकी जो अंतरिक्ष खोज है उसमें एक्सप्लोर करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता था दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, और कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भी उपयोग किया जाता था इसका। साइंटिफिक रिसर्च, अब तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात हो रही है। साइंटिफिक रिसर्च दोबारा से वही चीज़ है, वैज्ञानिक खोजों की बात। कॉमर्शियल यूज, यानी कि व्यापारिक उपयोग हो रहा है, कॉमर्शियल यूज हो रहा है। डेटाबेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ये चीज़ आ चुकी थी, तो डेटाबेस मैनेजमेंट भी हो रहा था और बिजनेस में इसका बहुत यूज़ हो रहा था। पर्सनल कंप्यूटिंग हो सकती थी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में, और साथ में इंटरनेट की भी सुविधा हो गई थी, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेसिबल हो चुका था। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, बिग डेटा का प्रयोग कर सकते हैं, वर्चुअल रियलिटी और रोबोटिक्स तक बात चली गई है। इसके बाद आता है कॉस्ट। पहली जनरेशन की जो कंप्यूटर है उसका जो कॉस्ट है 70 करोड़ प्लस है, यानी कि 70 करोड़ से ज़्यादा रुपए लग जाते थे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कुछ सिमिलर है, 70 करोड़ से ज़्यादा लग जाते थे लगभग। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स 10 लाख से ज़्यादा लगभग। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स 5 लाख से ज़्यादा, और पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स में $100 से लेकर के मिलियंस तक लग सकते हैं।
एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, पहली पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं ENIAC, UNIVAC 1 है। दूसरी पीढ़ी के एग्जाम्पल है IBM 1401, IBM 7090। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का एग्जाम्पल है IBM सिस्टम 360, DEC PDP 8, DEC PDP 8। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का एग्जाम्पल है एप्पल सेकंड, IBM PC, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का एग्जाम्पल। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स आपके क्वांटम कंप्यूटर्स हो सकते हैं, स्मार्टफोन्स हो सकते हैं, AI असिस्टेंट्स हो सकते हैं। तो ये सब पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो हमारे पास एक कंपोनेंट था, वैक्यूम ट्यूब हो गया आपके पास में, IC हो गई, उन सब की इमेजेस हम एक बार देख लेते ताकि हमें वो याद हो जाए आखिर वो दिखता कैसा था, आखिर यूज़ किसका हुआ था, हम उसकी बात करेंगे। तो प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ जो कुछ इस प्रकार का दिखता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल है आपके सामने। इतना पूरा बहुत लार्ज है, पूरे एक रूम में वास्ट है, बहुत वास्ट साइज़ है इसका, एक पूरे रूम में पूरा फैला हुआ है। तो कुछ इस तरीके से प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हुआ करते थे और इनमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ करता था। अब आगे आते हैं, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का एग्जाम्पल लेते हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता था। आपका ये जो ट्रांजिस्टर है, इन चीज़ों का यूज़ होता था, इस ट्रांजिस्टर का यूज़ होता था एक्चुअली। और इसका एक एग्जांपल है IBM 1401। ये भी साइज़ में मतलब उससे तो छोटे थे, पर हाँ थोड़े से बड़े थे, लेकिन पोर्टेबिलिटी थोड़ी हमें इसमें दिख रही है, हमें चीज़ें अलग अलग दिख रही हैं और दिख रहा है मतलब टेबल की तरह पोर्टेबल कर सकते हो, रेफ्रिजरेटर की तरह पोर्टेबल कर सकते हो। तो वो चीज़ इसमें है, पोर्टेबिलिटी वाली बात है। हाँ साइज़ में छोटा है, लेकिन बहुत ज़्यादा आज की तुलना में तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा है पहले के मुकाबले, पहली पीढ़ी के मुकाबले। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल हुआ, IC का इस्तेमाल हुआ, और इसका एक एग्जाम्पल है IBM सिस्टम 360। IBM सिस्टम 360 कुछ इस प्रकार का दिखता था, आप देख सकते हैं। आप इन सारे कंप्यूटर्स की वीडियोस आप खुद से सर्च कर सकते हैं। आप उनको हो सकता है किसी म्यूज़ियम में पढ़े हों, हो सकता है कोई पुरानी वीडियो हो, आप उनको देख सकते हैं लोग कैसे उनको यूज़ करते थे। तो आपको वो चीज़ हमेशा के लिए याद होने में सहायता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स की तरफ। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ हुआ, बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ हुआ। और एप्पल सेकंड इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। लगभग मिलता जुलता चौथी पीढ़ी आपको मतलब मिलता जुलता फीलिंग आएगा, थोड़ा सा ओल्ड जैसे कंप्यूटर्स होते थे तो वैसा फील आएगा आपको। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है एप्पल सेकंड, चौथी पीढ़ी का एग्जाम्पल है, आप इसको देख सकते हैं। आते हैं पाँचवीं पीढ़ी पर। पाँचवीं पीढ़ी में आपके क्वांटम कंप्यूटर्स आते हैं, सुपर कंप्यूटर्स आते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटर्स आप अगर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी इमेजेस मिलेंगी, आपको हो सकता है काफ़ी सारे एलिमेंट्स दिखाए गए हों। खैर यहाँ पर जो इमेज हमें मिल रही है क्वांटम कंप्यूटर की, वो फुल फ्लैश्ड पैक्ड है, तो आपको अंदर का कोई सिस्टम नहीं दिखने वाला है। पर हाँ क्वांटम कंप्यूटर्स दे आर एक्चुअली बिगर इन द साइज़, उनका साइज़ थोड़ा बिगर होता है और काफ़ी लंबा है, आप देख सकते हैं पूरा एक रूम में फैला हुआ है। तो सुपर कंप्यूटर्स ऑब्वियसली उनकी साइज़ बड़ी होगी, ऑब्वियसली वो छोटा मतलब ज़्यादा स्पेस लेंगे, पर हाँ क्वांटम कंप्यूटिंग वो कर सकते हैं, उनकी पावर बहुत ज़्यादा है और उनकी मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो उनका साइज़ भी बहुत ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, प्रोसेसिंग यूनिट्स, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी मेमोरी सब कुछ ज़्यादा है। तो क्वांटम कंप्यूटर कुछ इस तरीके से दिखता है। ये IBM के क्वांटम कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल है। आप 5th जनरेशन के क्वांटम कंप्यूटर्स का आप या सुपर कंप्यूटर्स का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं इंटरनेट पर खुद सर्च करके। अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे की वीडियोस में हम इन टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए, और लाइक कीजिएगा ताकि ये वीडियो उन लोगों को रिकमेंड हो जो इन कंटेंट्स को ढूंढ रहे हैं या CCC की तैयारी कर रहे हैं या उसे पढ़ रहे हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।